गरीब पार्लर वाली बहू की राखी। मीता, तुझे पता है मैंने राखी पर पहनने के लिए बहुत ही महंगी साड़ी खरीदी है। फिर तो इस बार राखी पर हर जगह तू ही छाने वाली है। अच्छा ये तो बता, सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग की है या अपने भाई के लिए राखी भी खरीदी है? अगर नहीं खरीदी तो बाजार से खरीद लेना। यार ये टेम्पररी सस्ती बाजार वाली राखियां तो गरीब लोग खरीदते हैं। मैं तो हर साल अपने भाई के लिए खास ऑर्डर देकर सोने की राखियां बनवाती हूँ। ऐसा कहते हुए अमीर पल्लवी का ध्यान मेकअप कर रही गरीब पूनम पर जाता है। ओह आई एम सो सॉरी पूनम, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? इस पर गरीब पूनम अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, नहीं नहीं मैडम जी, इसमें बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है। पता है मीता, मेरे भैया ने हाल ही में मर्सिडीज ली है और कल राखी पर वो मुझे मर्सिडीज से लेने आ रहे हैं। वाह यार पल्लवी, तेरी तो ठाठ है, इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर जो जाएगी। वैसे पूनम, कल तो तुम्हारा भाई भी तुम्हें लेने आएगा, तो तुम पार्लर बंद रखोगी? नहीं मीता मैडम, मैं कल भी पार्लर खोलूंगी क्योंकि मेरे भैया जरा देर से आते हैं। कौन नहीं चाहता कि त्योहार के दिन वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताए, मगर पूनम की जिंदगी औरों से अलग थी। उस गरीब बहू के घर की रोजी रोटी उसके पार्लर से ही चलती थी। रक्षाबंधन से एक दिन पहले तक भी पूनम रात के 10 बजे तक पार्लर में कस्टमर का मेकअप करके दिन भर में कमाए गए पैसों को लेकर राशन और दवाई खरीद कर घर आती है, जहां उसकी गरीब ननद गौरी खाना बना रही होती है। अरे गौरी, तुम क्यों खाना बना रही हो? मैं तो आ ही रही थी। इस पर पूनम की सास गायत्री कहती है, अरे बहू, तू भी तो इंसान ही है। दिन भर पार्लर में काम करती है और फिर घर आकर भी हमारे लिए खाना बनाती है। माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ये लीजिए माँ जी, बाबूजी की दवाई। भाभी, कल राखी का त्योहार है, आप अपने भैया को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाई है ना? नहीं गौरी, मैंने राखी नहीं खरीदी, मगर मैं कल सुबह ही राखी खरीद लूंगी। पूनम बहाने से बात को टाल देती है क्योंकि असल में उस वक्त पूनम के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने भाई के लिए एक राखी खरीद सके, क्योंकि जो भी पैसे वह पार्लर से कमाती थी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा शंकर के लिए दवाइयां खरीदने में खर्च हो जाते थे, क्योंकि शंकर की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और वो दवाइयों के सहारे ही जिंदा था। बचे खुचे पैसों से घर की दाल रोटी चल रही। पूनम आधी रात तक जागकर अपने हाथों से राखी बनाती है। तभी पिछले कुछ सालों पहले की यादें उसे याद आ जाती हैं। 5 साल की गरीब पूनम लालटेन की धीमी रोशनी में आंखें गड़ाए राखी बना रही है, क्योंकि अगले दिन राखी का त्योहार है। तभी उसकी माँ सीता कहती है, अरे मेरी बच्ची, ये तू क्या बना रही है? देखो ना माँ, मैं कितनी देर से भैया के लिए राखी बनाने की कोशिश कर रही, मगर ये बिगड़ जा रही है। पूनम, कल मैं बाजार से तेरे लिए सुंदर सी राखी खरीद कर ला दूंगी, अब तो सो जा। अगली सुबह सीता और गोपी पूनम और राजू को घर पर छोड़कर काम पर चले जाते हैं। सीता और गोपी ठेका मजदूर हैं। फिलहाल वो एक फ्लाईओवर बनाने के काम में लगे हुए हैं। सीता, भगवान की दया से एक बार ये फ्लाईओवर का काम खत्म हो जाए, फिर जो पैसे मिलेंगे उससे हम राजू और पूनम को स्कूल में दाखिला दिला देंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इज्जत की नौकरी करें। अजी, ऊपर वाला ऐसा ही करेगा। अब जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, फिर पूनम के लिए राखी खरीद कर घर जाना है। सीता और गोपी अपने बच्चों के भविष्य के सपने बुन ही रहे थे, तभी अचानक, हे भगवान, ये धरती कैसे थरथरा रही है? अरे लगता है भूकंप आया है। सीता, भागो। जैसे ही वह गरीब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं कि फ्लाईओवर टूटकर उन पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। कुछ मजदूर उनकी लाश उनके आंगन में रख जाते हैं। पूनम और राजू बहुत रोते हैं। राजू भैया, माँ बापू क्यों मर गए? माँ ने कहा था कि वो मेरे लिए बाजार से राखी खरीद कर ला कर देंगी। अरे राम जाने, अब इन अनाथों को रोटी कौन देगा? मेरी बहन अनाथ नहीं है, उसका भाई अभी जिंदा है। पूनम, आज राखी के इस दिन तेरा ये गरीब भाई तुझे वचन देता है कि वो तेरी रक्षा करेगा। राखी के दिन दिए गए इस वचन के बाद पूनम के लिए उसके माता पिता और दुनिया उसका भाई बन जाता है। वहीं अपनी बहन की भूख मिटाने के लिए गरीबी से भरे हालात, 8 साल के उस मासूम बच्चे राजू को भीख मांगने से लेकर
मेहनत करना सिखा देती है। वह सुबह सुबह उठकर घर घर अखबार पहुंचाता और कभी अनाज की बोरी ढोता तो कभी पैसों के लिए लाचार होकर ढाबे पर लोगों के जूठे गंदे बर्तन धोता। कई साल बीत जाने पर पूनम और राजू बड़े हो जाते हैं। पैसों की तंगी के चलते पूनम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाती, मगर एक सरकारी सेंटर से फ्री के पार्लर का कोर्स सीख लेती है, जिसके बाद पूनम की शादी करके राजू अपनी बहन को खुशियों भरी जिंदगी की दुआएं देता है। उसकी विदाई करके भाई होने का फर्ज निभाता है, मगर मायके की तरह ससुराल में भी पूनम को गरीबी देखने को मिलती है। पूनम, तुम अभी तक जाग रही हो? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अगली सुबह राखी के दिन पूनम की ननद अपने भाई राजेश को राखी बांधती है। अरे पूनम बहू, आज तो राखी है, कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आज त्योहार का दिन है, कस्टमर आएंगे तो कुछ कमाई हो जाएगी। ठीक है, मगर चाय पानी तो पीती जाओ। नहीं माँ जी, मेरा निर्जला व्रत है, मैं भैया को राखी बांधने के बाद ही कुछ खाऊंगी। राखी के भाई बहन के त्योहार के लिए उस गरीब बहू के मन में अटूट भावना थी कि एक तरफ जहां रक्षाबंधन के दिन पूनम भूखी प्यासी रहकर लड़कियों का मेकअप करती है, वहीं दूसरी तरफ राजू भी पूनम की तरह भूखे प्यासे कड़ी धूप में मजदूरी कर रहा था। अरे राजू, ऐसे कब तक भूखे रहेगा? कुछ खा ले। नहीं मुनीम जी, आज राखी का त्योहार है, ये भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद ही कुछ खाएगा। अरे कुछ खा नहीं सकता तो थोड़ा पानी ही पी ले। नहीं मुनीम जी। ठीक है, ये ले तेरी आज की दिहाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम जी। कमाए गए थोड़े बहुत पैसे से राजू अपनी बहन के लिए एक साड़ी और रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद कर उसके घर आता है, जहां पूनम पार्लर में बैठे कस्टमर का मेकअप कर रही होती है, जहां लोगों की बड़ी भीड़ लगी होती है। अपने भाई को देखकर उस गरीब बहू की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं। राजू भैया, आ गए आप? प्रणाम। तुम्हारा सुहाग यूं ही बना रहे मेरी बहन, हमेशा खुश रहो। भैया ये बताइए, आप चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? ये भाई अपनी बहन से राखी बंधवाए बिना न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा। जाओ, जाकर अपना काम पूरा करो पूनम। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई यहीं बैठकर इंतजार करेगा। पूनम जल्दी जल्दी सभी का मेकअप करने लगती है। वहीं राजू अपने हाथों में अपनी बहन को देने के लिए उपहार लिए पार्लर के बाहर बैठा होता है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, जिसके बाद पार्लर में भीड़ घटने लगती है और फिर पूनम आरती की थाली तैयार करके अपने भाई को कुमकुम टीका लगाकर राखी बांधती है। लाइए भैया, हाथ आगे कीजिए और लीजिए भैया आपकी मनपसंद मिठाई मोतीचूर के लड्डू। तूने तो मुझे मिठाई खिला दी, अब ये ले, अपने भाई के हाथों से बनी गुजिया खा। मुझे पता है कि तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। माफ कर देना राजू भैया, आपकी इस बहन ने राखी के दिन भी आपको बहुत इंतजार करवाया ना। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बहन काम ही तो कर रही थी। ये ले, तेरे गरीब भाई की तरफ से एक छोटा सा उपहार। भैया, आपका दिया ये छोटा सा तोहफा भी आपकी इस बहन के लिए महंगे तोहफे से बढ़कर है, क्योंकि इसमें मेरे भाई का प्यार भरा है। इसके बाद पूनम पार्लर बंद करके अपने भाई को अपने ससुराल लेकर जाने लगती है। तभी वह रोड पर बैठी एक औरत को रोते देखती है। अरे, ये तो पल्लवी मैडम है। क्या हुआ पल्लवी मैडम जी, आप अपने भैया को राखी बांधने नहीं गई? पूनम भैया ने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, मगर वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। उनके पास गाड़ी, बंगला और अब मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी है, तो ये बहन कहाँ याद रहेगी? ऐसा नहीं है बहन, भाई के लिए उसकी बहन रुपयों पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। हाँ मैडम जी, हो सकता है आपके भैया किसी काम में फंस गए हों। अगर वो आपको लेने नहीं आए तो आप इस साल खुद ही चली जाओ, क्योंकि राखी के इस दिन में बहन के होते हुए भाई की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो पूनम, हो सकता है भैया मेरा इंतजार कर रहे हो। इस तरह गरीब पूनम एक भाई बहन के रिश्ते को टूटने और बिखरने से बचाकर उन्हें राखी की अहमियत का एहसास कराती है। वहीं पल्लवी अपने घर जाकर अपने भाई को राखी बांधती है। इस तरह से उस गरीब पार्लर वाली बहू की राखी का त्योहार गरीबी और खुशी दोनों ही एहसासों से भरा हुआ बीतता है। सुरेश शहर में अपनी पत्नी मलाइका के साथ रहता था। उसे मलाइका के साथ रहते हुए 3 साल बीत चुके थे और अब मलाइका गर्भवती हो चुकी थी। सुनिए जी, मेरा तो मन कुछ तीखा चटपटा खाने को हो रहा है।
आप एक काम कीजिए, मेरे लिए समोसे ले आइए। मलाइका, ऐसी हालत में ये सब ना खाकर तुम्हें ताकत की चीजें खा लेनी चाहिए। कैसा रहेगा अगर इसी की जगह पर मैं थोड़ा पनीर ले आऊं तो? पनीर? नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं होता, आप समोसे ही लेकर आना। सुरेश को प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मलाइका उसे जो भी लाने को बोलती थी वो ले आता था। इसी तरह से सुरेश आज भी करारे और चटपटे समोसे लेने चला गया। अभी वो समोसे खरीद ही रहा था कि तभी उसे बस स्टॉप पर अपनी बहन जैसी एक औरत दिखाई दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुलाबो थी? सुरेश उसके पास चला गया और वो औरत कोई और नहीं बल्कि गुलाबो ही थी। अच्छा, मंधारे से यहाँ शहर तक छोड़ने के भाई साहब तुम पूरे 50 रुपए क्यों मांग रहे हो? ना जी ना, मैं तो 25 ही दूंगी। अरे सभी जगह बस 25 रुपए ही मांगते हैं, तुम ही अनोखे लाल हो। गुलाबो? कौन बोला? अरे सुरेश, तू यहाँ अचानक? इससे पहले गुलाबो कुछ बोलती, बस वाला बोल पड़ा। अरे भाई, बाद में बात करना, मुझे और पैसेंजर्स को भी छोड़ना है, तुम लोग मेरे पैसे दे दो। अरे देता हूँ, लो भैया। सुरेश ने पैसे दे दिए और वो गुलाबो के साथ अपने घर जाने लगा। अचानक कैसे आना हुआ? अब क्या ही बताऊं, तेरे जीजा जी को अचानक काम से जाना पड़ा। मेरा घर में अकेले मन नहीं लग रहा था तो मैं तुम्हारे पास चली आई। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। ये इस पन्नी में क्या है? ये मलाइका ने मंगवाए थे समोसे, तू खाएगी? ना ना बाबा ना, मलाइका भी गर्भवती है ना। हाँ। ये चीजें उसे बिल्कुल भी मत खिला, ये सब कुछ जहर के सिवा और कुछ नहीं है, फेंक इन्हें। गुलाबो ने वो समोसे वहीं फेंकवा दी। वो कुछ ताजे ताजे फल लेकर अपनी शहरी भाभी के पास पहुंची। गुलाबो खुद भी प्रेग्नेंट थी। गुलाबो अपने भाई सुरेश के साथ घर पहुंचती है। उसी वक्त मलाइका आराम से टीवी देखते हुए सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। भाभी जी घर पर हैं? अरे अरे गुलाबो, तुम आओ आओ। हाँ हम। मलाइका, जीजा जी अभी काम से बाहर गए हुए हैं और तुम तो जानती ही हो कि गुलाबो की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो घर पर अकेले रहे, इसलिए अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। ओहो, ओ अच्छा। दोनों ननद भाभी का 7वां महीना चल रहा था। जैसे ही गुलाबो की नजर टेबल पर रखे जंक फूड्स पर पड़ी तो उसने उन सभी को समेट दिया। ये तुम क्या कर रही हो? भाभी, इस हालत में ये सब नहीं, हेल्दी खाना खाना चाहिए, वरना इस तरह आप और आपका बच्चा दोनों ही बहुत कमजोर पड़ जाओगे। ओ कम ऑन गुलाबो, ये गांव की बातें और नुस्खे तुम गांव तक ही रखो तो अच्छा है। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। भाभी, ये आपका 6वां महीना। शट अप। गुलाबो बिल्कुल चुप हो गई। सुरेश जी, मैंने आपको समोसा लाने को बोला था ना। हाँ, लेकिन मलाइका, अभी ये सब कुछ खाना सही नहीं है। आप भी अपनी बहन की ही बोली मत बोलिए। मलाइका नाराज होकर कमरे में चली गई। अगली सुबह जल्दी से उठकर वो नहा धोकर भगवान का ध्यान करने लगी। वो जोर जोर से भजन गा रही थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उसकी आवाज सुनकर मलाइका नींद में आंखें रगड़ती हुई नीचे आ गई। उधम क्यों मचा रही हो? बहुत अच्छा हुआ भाभी जी आप उठ गई। पता है, गर्भावस्था में सुबह शाम टहलना बहुत जरूरी है। हम दोनों अभी टहलने चलेंगे। बस करो अपना ये नाटक गुलाबो, मुझे बहुत नींद आ रही है। भाभी, आप ऐसा कोई तो काम करो जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा स्वस्थ है, तुम उसकी चिंता ना करो। मलाइका ऐसा बोलकर वापस अपने कमरे में चली गई। गुलाबो उसे जो भी सही बात बताती वो उसे मानती ही नहीं थी। मलाइका आ जाओ, मैंने देसी घी के पराठे और हलवा बनाया है, बड़ा ताकतवर है, आओ और इसे खा लो। देसी घी? ना बाबा ना, ये तो मुझे मोटी कर देगा। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा तो मोटापा चढ़ ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस मोटापे को बाद में घटा सकती हो। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी स्लिम ट्रिम ही अच्छी हूँ, मुझे तो लाइट कैलोरीज का ही कुछ खाना है। भाभी, बाहर की चटोरी चीजें खाते हुए आपको आपके मोटापे की फिक्र नहीं रहती है क्या? वो खाना उस हलवे और पराठे से लाइट होता है, मेरा दिमाग खराब मत करो। सुरेश को अपनी बीवी की हरकतों की वजह से अपने होने वाले बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। देखते ही देखते समय बीत गया और अब दोनों का 8वां महीना लग चुका था। जहाँ गुलाबो गाँव के नुस्खों और ताकत की चीजें खा पी रही थी, वही मलाइका सिर्फ बाहर के तले भुने खाने ही खा रही थी। गुलाबो, मैं सोच रहा हूँ कि अब बहुत दिन हो चुके हैं, क्यों ना आज तुम दोनों का चेकअप करवा दूं। ठीक कहते हो जी आप, मेरा भी जी बड़ा अजीब सा रहता है और बहुत ज्यादा थकान भी होती है। फिर क्या था, सुरेश अपनी बीवी और बहन को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ चेकअप होने पर पता चला कि गुलाबो का बच्चा एकदम तंदुरुस्त है,
लेकिन वहीं मलाइका के शरीर में बहुत खराबियां आ गई है, और तो और उसका बच्चा भी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गया था। ये क्या हो गया जी? डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा इतना ज्यादा कमजोर है कि इसकी गर्भावस्था में मौत भी हो सकती है। देखा तुमने तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। गुलाबो ने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने किसी की भी बात नहीं मानी। इस तरह यहाँ अस्पताल में बतंगड़ ना बनाओ। घर चलो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। घर ले जाकर गुलाबो ने मलाइका को एक काढ़ा पीने को दिया। भाभी, अब से आपको ये काढ़ा रोज सुबह शाम पीना होगा, और तो और जैसे जैसे मैं बोलूँ आप वैसे ही करना। फिर देखना आपका बच्चा जरूर तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर क्या था, जैसे जैसे गुलाबो ने मलाइका को बोला वो वैसे वैसे करने लगी। भाभी जी चलो, अब आपके टहलने का समय हो रहा है। वो दोनों रोज सवेरे सैर पर जाती और साथ ही गुलाबो मलाइका को देसी घी में बना खाना और हरी सब्जियां, पनीर और फल खिलवाती थी। मलाइका, ये लो दूध। शुक्रिया गुलाबो, जल्दी से इसे पी लो। अब मलाइका ने जंक फूड खाना छोड़ दिया था और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता था। इसी तरह से देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो जाते हैं और दोनों ननद भाभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। मलाइका का बेटा थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन फिर भी वो पहले के मुकाबले काफी तंदुरुस्त हो चुका था। शुक्रिया गुलाबो, मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी ही वजह से मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ पाया है, और मुझे माफ भी कर दो प्लीज। कैसी माफी भाभी जी? अरे मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। अब ये सारी बातें भूल जाइए। दोनों ननद भाभी को एक ही जगह पर लिटाया हुआ था। अब मलाइका गुलाबो की बातों को बड़े ही गौर से सुनती थी और समझती थी। गुलाबो का पति भी गांव वापस आ गया था, इसलिए वो गुलाबो को ले जाने लगा। फिर जरूर आना गुलाबो, जरूर। अपना भी ख्याल रखना। दोनों ननद भाभी ने एक दूसरे को गले लगाया और गुलाबो गांव लौट गई, लेकिन वो मलाइका को उसका ख्याल कैसे रखना है इस बात के टिप्स देती रहती थी। अब मलाइका भी सब कुछ समझ चुकी थी और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।